वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान बेशक साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है, मगर हमारे नौजवानों में आगे बढ़ने की लगन और जज्बा है। इसीलिए वो महदूद वसाइल और कम सहूलतों के बावजूद आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि दुनिया हैरान रहती, दंग रह जाते हैं। अच्छा, अब कराची के इलाके डिफेंस के रहायशी 18 साल हमाद नदीम का शुमार भी अब ऐसे ही नौजवानों में किया जा सकता है। ओ लेवल्स के ये स्टूडेंट हैं। हमाद नदीम ने 50,000 रुपये की इब्तदाई सरमायाकारी से 2 आम तरीन एप्लीकेशंस तैयार किए। अब उसमें दावा क्या हो रहा है? एक, स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को मालूमात पर मबनी फैसला करने में मदद फराहम करती है, जबकि दूसरी जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसकी मदद से 150 रुपए की लागत से सूंघने की सलाहियत और अलामात की बुनियाद पर कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से कोरोना होने के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है और इस तरह के दावे खैर पहले भी हुए हैं कि जी कि ऐप बना ली, फलां चीज़ बना ली। तो हमने हमाद से ये जानना है कि ये दावा कितना दुरुस्त है। हमाद जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अभी बहुत पोटेंशियल है और दुनिया के बड़े वेंचर कैपिटल पाकिस्तान का रुख भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टार्टअप जो है उसमें सरमायाकारी बढ़ रही है। उनका कहना है कि बहैसियत यूथ हमारी नज़र में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो हमाद को वेलकम करते हैं। हमाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से हैं? अब आपने हमें बताना है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया और कितनी देर में आपने ये दोनों ऐप्स बनाई हैं? एक एक करके दोनों ऐप्स पे बात करें। ओके, तो जो सबसे पहले वाली इकोनॉमिक्स की जो स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको 1 महीना लगा था बनाने के लिए। और इसका आइडिया बेसिकली यहाँ से आया था कि मैं एक दिन बुक पढ़ रहा था एक ओलंपियाड के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड हो रहा था। और उस बुक में ये बताया गया था कि किस तरह इंफॉर्मेशन का एक गैप होता है और इस गैप की वजह से इनकम इनइक्वालिटी की वजह से जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता और इतना एक्सपीरियंस नहीं होता वो नहीं कमा पाते। तो इसी आइडिया को आगे लेते हुए मैंने एप्लीकेशन का सोचा और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की। एक मेरा दोस्त मोमिन था, फिर हमने एक साथ मिल के और बाकी अब कुछ 100 से ज़्यादा लोग हैं टीम के अंदर, हमने एक साथ फिर मिल के एप्लीकेशन पे काम किया। ठीक, अच्छा हमाद, ये ऐप किस तरह से वर्क करती है स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो? जी, तो एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, यूके है, यूएस है, जापान है, तो हर कंट्री के लिए डिफरेंट इंडेक्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऑल शेयर KSE 100 है, तो हर इंडेक्स का वो पॉइंट्स बताते हैं कितने पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर एप्लीकेशन नीचे चले जाएंगे तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, GDP कितनी है, तो आपको ये सब पता चल जाता है उसके थ्रू। इसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स भी होते हैं और न्यूज़ का भी एक अलग से पेज है जिसमें आप टॉप 50 न्यूज़ स्टोरीज देख सकते हैं CNBC.com में। अच्छा ठीक है हमाद, ये बताएं कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो फिर ये ऐप मेरी मदद कर सकती है या नहीं? कुछ तो पता होना ज़रूरी है। अब ये ना हो कि आप सारा दारोमदार आपका ऐप पर ही हो कि ये ऐप ही बताती रहेगी और हम करते चले जाएंगे। जी, एप्लीकेशन के अंदर है कि काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको बहुत कम भी पता हो, आपको बिल्कुल बेसिक पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो आप फिर इसको आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हैं, साथ में ग्राफ्स हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा हमाद, दूसरी ऐप के हवाले से बताइएगा। दूसरी ऐप जो है उसमें आपने कहा कि कोरोना टेस्टिंग जो है उसमें मदद जो है वो उससे आपको मिलती है, तो ये कैसे काम करती है? और ये वाकई में जिनके बहुत सारे दावे किए गए थे इस हवाले से, तो ये जो आपने ऐप बनाई किस हद तक दुरुस्त है? जी, तो इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो हमने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, हमने उसका क्वेश्चन यूज़ किया है। अच्छा। उनके पास काफ़ी डेटा सेट्स थे, अराउंड कुछ 1 मिलियन या इतने कुछ डेटा सेट्स थे, तो हमने वहीं से डेटा यूज़ करके एल्गोरिथम बनाया। जो एल्गोरिथम है वो बेसिक कैलकुलेट करता है कितनी प्रोबेबिलिटी, तो हमने हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको वेट असाइन कर दिए कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर जब आप क्वेश्चन फिल आउट करते हैं उसमें पहले आपने आईकॉल पार्ट चुनना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन फिल आउट करते हैं और उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है जो कि डेटा जो टॉप यूनिवर्सिटी से यूज़ किया है उस डेटा से ही मैच करके वो आपकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इस वजह से काफ़ी ये एक्यूरेट हम कहते हैं इसका रिजल्ट होता है। अच्छा, ये आंसर बेस्ड है कि जिस तरीके से लोग वो क्वेश्चनर देखते जाएंगे तो उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये है या नहीं है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वही पूछे गए हैं वहाँ पर? नहीं, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप देखते हैं कि आप स्मोकिंग करते नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी स्मेल सेंसिटिविटी पे इफेक्ट होता है, या फिर आपने पिछले 72 आवर्स के अंदर आप कहीं बाहर गए थे, या फिर आपको फीवर था या आपकी फैमिली में किसी का फीवर था, और आप जो क्योंकि कार्ड आता है इसका साथ में और कार्ड को आप सूंघते हैं तो उसमें आप एक स्मेल सेंसिटिविटी का फिल आउट करते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा स्मेल आई है या कितनी कम आई है, तो एक स्लाइडर है, आप उसको स्लाइड करते हैं। इसके बाद जब आप सारे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं इसके बाद वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं।
नहीं, अभी तक कोई जवाब भी आया कि आपकी ऐप से हमें फ़ायदा हुआ, हमने क्वेश्चनियर फिल किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि नहीं हम कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी, मेरा एक दोस्त था बेसिकली, तो उसके साथ ऐसा हुआ था। तो उसने अपने किसी जानने वाले के साथ किया था, तो फिर उनका आ गया था 50% से ऊपर चांस। तो उसके बाद पता चला कि उनको असल में कोविड था। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं हमाद, आपसे जानना चाहेंगे पहली ऐप के बारे में कि ये सिर्फ लोगों को बना के आप दे रहे हैं कि चलो आओ बिज़नेस करो, तुम्हें पता लगे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करती है, शेयर्स खरीदो, या फिर हमाद और उनके दोस्त खुद भी कुछ कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन गए? जी, बिज़नेस तो उसमें यही है कि साथ में इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो वो बिज़नेस वाला पार्ट है। और फिर जो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखना है वो भी बिज़नेस वाली पार्ट है। और इस पर जो अब रिटर्न लेना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो सब बिज़नेस का ही पार्ट है। तो हम सब एक मिल के साथ में एक काइंड ऑफ बिज़नेस वेंचर भी है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो पैसे कमाना तो है नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, हम किसी को चार्ज कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अपनी मर्चेंडाइज बेचते हैं, जो टी शर्ट्स होती हैं वो बेचते हैं ब्रांडेड। अगर कोई लें तो फिर हम उस पर एक एज अ बाय प्रोडक्ट प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द मेन पर्पस। अच्छा हमाद, जिस तरह से आप इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से आपने 2 ऐप जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डिज़ाइन करना चाहते हैं लेकिन इतने उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, और जिस तरह से आपने सरमायाकारी की है, आपने एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से इतनी सरमायाकारी कर ली, और दूसरा ये कि दूसरे लोग कैसे इस तरह की आप बना सकते हैं जो कि बनाना चाहते हैं और उनके पास सोर्सेज नहीं है। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है। तो आपने रीच आउट करना होता है जो आपके जानने वाले होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रीच आउट किया था, और जो भी मेरे कॉलेज के डीन है उनको रीच आउट किया था, मिस अफशा सर ने दी। तो उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की थी 20,000 एंड 30,000। तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको रीच आउट करना होगा। अच्छा। वो सबसे पहली चीज़ है। और जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाली बात ये है कि अब ये कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपने दोस्तों से मिलें, जैसे मेरे दोस्त बसाम हैं और सबीर हैं, तो मैंने उनके साथ मिलकर काम किया था। तो फिर आप अपने दोस्तों से बात करें, कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, कोर्सेरा पे चले जाएं, यूडेमी पे, हर जगह कोर्सेज फ्री हैं, आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं इजीली, बस आपने करना शुरू करना होगा। ठीक है, फ्यूचर में कौन सी ऐप्स हम देखेंगे कि हमाद और उनके दोस्त बना रहे हैं? जी, अभी एक और एप्लीकेशन में मैं काम कर रहा हूँ, वो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो उसमें आप एंजाइटी और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ों से आप उनसे निकल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। चलें जी, गुड, बहुत गुड लक आपको हमाद, बहुत शुक्रिया आप सबसे सवेरे पाकिस्तान का ने, और ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। और देखें जो थर्ड ऐप आ रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा हम इस टैलेंट को यही कहेंगे कि ये मज़ीद काम करते जाएं, और बाकियों कहेंगे इनको अप्रिशिएट कम अज़ कम करें। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग हैं। कुछ जश्न आज़ादी की बात, बिल्कुल जश्न आज़ादी की बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान भर में ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ तैयारियाँ जारी हैं। इसी तरह बहावलपुर में भी तैयारियाँ जारी हैं जश्न आज़ादी की, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर झंडों, झंडियाँ और बैजेस के स्टॉल्स भी लग चुके हैं। हाँ, बच्चे जोश जज्बे से ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हैं अमजद अवान, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानते हैं। बताइए जश्न आज़ादी के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, बच्चों का जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, ज़िंदा कौमें ही अपने आज़ादी के दिन मनाती हैं। पाकिस्तान में हर शहर के अंदर आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी तरीके से बहावलपुर में भी इस वक्त जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। गली महल्लों को सजाया जा रहा है पाकिस्तानी परचम के साथ, दुकानें सज चुकी हैं, स्टॉल लग चुके हैं, बच्चे भी ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ बच्चे जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ख़रीदा उन्होंने और कैसे वो जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी बेटा बताइएगा। मैं यहाँ पर झंडे वगैरह लेने आया हूँ और यहाँ पर बाजे वगैरह भी और खरीदने आया हूँ। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि पौधे भी लगाएं इधर और ग्रीन पाकिस्तान बनाएं। जी बिल्कुल, इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत पैगाम भी दिया है कि जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ पौधे भी लगाएं ताकि पाकिस्तान ग्रीन हो। यहाँ पर मैंने देखा बच्चों ने माशाल्लाह कैप्स लिए हुए हैं, बहुत सारे परचम ख़रीद किए हैं और दूसरे सामान लिए हैं, बैजेस लिए हैं, जो 14 अगस्त को जोश व खरोश के साथ अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे। जी अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आप तो खुद बड़े मतलब के तैयार हुए हुए थे। क्या बात है, ये जज्बा जो है बच्चों से कुछ कम नहीं था। बिल्कुल, बच्चों से कम नहीं था जज्बा, और बच्चों के साथ साथ अमजद भी खैर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए बच्चे भी तैयारी करें। हमने कल आप लोगों को बताया था कि बारिश हो सकती है 14 अगस्त को। अच्छा, एक और अहम मामला है हमारे पास, और वो हम सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा होता है। अपने
हवाले से या फिर किसी और के हवाले से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे मुल्क में अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाना लोगों का मशगला बन चुका है और इसी हवाले से हम बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी का भी हमें सामना करना पड़ जाता है। अगर बात करें सियासी शख्सियात की, खिलाड़ियों की, शोबिज़ स्टार्स के, उनके जाली अकाउंट्स जो हैं वो बनाने का जो अब एक था ना चलन, वो अब आम हो गया। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचने वाले एथलीट हमारे हीरो अरशद नदीम के कई जाली अकाउंट्स मंजर आम पर आ गए। तशवीशनाक बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, गुमराह किया जाता है, खौफ में भी मुब्तला करके ज़िंदगी अजीरन बनाई जाती है। और यहाँ तक के कई ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जिन पे ब्लू टिक भी हो चुका हुआ है। लोग परेशान है कि हमारा तो उस पर भाई पेज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जो डिजर्विंग हैं उन लोगों के तो ब्लू टिक होते नहीं है, इस तरह के लोगों के पता नहीं कैसे होते हैं। खैर, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से आप देख लें कि फ़िरका वराना जो अनासर हैं वो उसमें चीज़ें वो कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं आपके अकाउंट से, और गलत जो है ना बेबुनियाद जो अफवाहें हैं वो फैलाते हैं ऐसे अकाउंट से। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी मकातब फ़िक्र में गलत फहमियाँ पैदा करने की गर्ज से भी फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब FI फेक अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाइयाँ करती रहती है, मगर ज़रूरत तो इस अमर की कि जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी और के नाम से अकाउंट ही ना बनाया जाए। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद साहब, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए IT। बात करेंगे उनसे। सैयद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा सर, क्या मामला है? हम देखते हैं कि एक नाम है, उसकी कोई सैकड़ों प्रोफाइल्स बना दी जाती हैं और फिर उस पर चेक भी नहीं रखा जा सकता होता, या सोशल मीडिया को हम इस तरह से देख ही नहीं सकते, किसी तरह से रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है। और सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म जैसे जैसे मशहूर हो रहे हैं, तो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और हाउ द सोसाइटी डील विद ये, सोसाइटी में कैसे ये चैलेंजेस सॉल्व करेंगी, ये अब हमें आगे मेरे ख्याल में अगले कुछ सालों में इसको देखना पड़ेगा। मगर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वी हैव अ वेरी यूनिक चैलेंज, और वो ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में इस वक्त लीगली प्रेजेंट नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं और वो पाकिस्तान में लीगली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनको रेगुलेट करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, मगर वो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। अच्छा सैयद अहमद साहब, बहुत सारे लोगों को ब्लू टिक के हवाले से बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो मतलब कुछ ऐसी शख्सियात होती है, मशहूर शख्सियात, उनके अकाउंट्स पे ब्लू टिक लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डिजर्विंग है लेकिन ब्लू टिक नहीं लगा उनका, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है और ये क्यों नहीं लगता उन लोगों की प्रोफाइल पर ब्लू टिक? ये हर प्लेटफॉर्म का एक अपना क्राइटेरिया होता है, और जैसे ट्विटर ने अपने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बड़े मतलब देयर आर्बिट्रेरी लुकिंग। कोई बहुत मशहूर शख्सियत है और उनका ब्लू टिक नहीं है, और कोई बिल्कुल अभी इतना ज़्यादा आप कह लें कि मशहूर नहीं है मगर टिक होता है। उसमें वो कितने सोशल मीडिया सेवी हैं, वो किस तरह से इन कंपनियों से रब्ता करके और अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो एक मुख्तलिफ एक उसका प्रोसीजर होता है, उसको किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मुख्तलिफ अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, हम मुख्तलिफ पेजेस देखते हैं, अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो फेक पेजेस होते हैं। अब अगर पाकिस्तानी किसी का है तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा हो। ऐसे हालत में जब आपको पता लगता है, मुझे पता लगता है कि मेरे नाम का कोई दूसरा पेज है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, और क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, पता करवाना इतना मुश्किल तो नहीं है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम है, उसकी मेन वजह यह है कि जो डेटा होता है यूज़र्स का, वो सारे इन प्लेटफॉर्म्स के पास होता है। फॉर एग्जांपल, किस IP से कौन से यूज़र्स क्या यूज़ कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी डेटा ट्विटर और फेसबुक के पास होता है और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पास, और वो सारा डेटा अपना गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। उसका एक बड़ा प्रोसीजर है, वो भी उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक तो ऑफ कोर्स जो यूजर हैं वो FIA से रब्ता कर सकते हैं, मगर उसके अलावा डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी वो रब्ता कर सकते हैं, फेक आइडेंटिटीज को की कंप्लेंट उन प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कहते हैं कि हम यहाँ से प्रेशर किया जाता है काफ़ी इन प्लेटफॉर्म्स को। इस वक्त एक सोशल मीडिया रूल्स बन रहे हैं जो कि इसके अंडर इन कंपनीज को ज़्यादा पाकिस्तानी कवानीन के अंडर लाने की कोशिश हो रही है।
जब वो कवानीन अप्रूव हो जाते हैं तो फिर तो ये काम शायद ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो सकेगा। उस वक्त नहीं तक सैयद अहमद साहब, ये मतलब कि हम ये समझें कि जब साइबर कवानीन की हम बात कर रहे हैं तो फिर उस शख्स को खुद ही निशानदेही करनी पड़ेगी कि मुझे लगता है कि फ़लाँ शख्स ने जो है मिसयूज़ किया है, या फिर हम पता लगवा सकते हैं किसी तरीके से, हमारी जो है FIA किसी तरह से पता करवा सकती है कि ये किसने किया होगा? देखिए, उसमें उन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके ये करना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि ये सारा डेटा उन प्लेटफॉर्म्स के पास होता है। इस वक्त उन प्लेटफॉर्म्स के सर्वर्स और उन प्लेटफॉर्म्स की तो लीगल प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक इंटरनेशनल कवानीन के अंडर ही उनसे रब्ता करके, और इतने हजारों की तादाद में केसेस होते हैं कि आप कुछ हाई प्रायोरिटी केसेस को तो FIA डील कर सकती है, मगर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि FIA से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सारे के सारे केसेस को इन प्लेटफॉर्म्स के साथ हैंडल करें। और फिर ये प्लेटफॉर्म्स भी हर केस के हवाले से ताउन नहीं करते। अभी मैं आपको एक अच्छा सैयद अहमद, जी जी, कि आजकल ये जो अफगानिस्तान में जंग चल रही है तो एक बहुत सोशल मीडिया वॉर शुरू होगी इंटरनेशनल, एक उसमें हजारों अकाउंट्स, 40,000 से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स ऐसी आनी शुरू हुई, जो कि एक प्रोबेबली बॉट्स और एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक के थ्रू हो रहा है काम। तो ये इस तरह के भी एलिमेंट्स हैं जिसमें ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक पाकिस्तानी कवानीन के अंडर इस वक्त लाने की जरूरत है, जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। ठीक। अच्छा सैयद अहमद साहब, किसी को अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शिकायत आती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है या हरास किया जाता है, तो ऐसे क्या जो कवानीन क्योंकि बनाए गए होंगे, साइबर कवानीन बनाए गए हैं FIA की जानिब से भी, तो FIA किस तरह से कार्रवाई करता है और जो शख्स है वो किस तरह से शिकायत कर सकता है? देखिए, दो इम्पोर्टेंट चैनल है। एक तो वो FIA में साइबर क्राइम के अंडर रिपोर्ट करें और FIA फिर उसको फॉर्मल चैनल्स के साथ प्लेटफॉर्म्स में रेज करते हैं। उसके अलावा ये सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना एक बड़ा मरबूत किस्म का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है। उसके अंदर अगर जब यूजर खुद अपना ये अब्यूज रिपोर्ट करता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये इन प्लेटफॉर्म्स पे आजकल ग्लोबली बहुत तनकीद हो रही है कि वो लोग ज्यादा ये कंट्रोल नहीं कर रहे अपने प्लेटफॉर्म्स को। तो उस हवाले से अभी इसमें आपको यूजर्स के साथ की शिकायत का इजाला करने में बिल्कुल ठीक है। सैयद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात आप बात कर रहे थे, बहुत कि आप खुद नज़र रखें कि कोई फेक अकाउंट आपके हवाले से बना है या नहीं बना, उसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले रिपोर्ट करें कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ताकि हम महफूज रह सकें। और जब कोई और आपको रब्ता कर रहा हो, पहले चेक कर लें उस बंदे को फ़ोन करके पैसे भेजने से पहले। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।